इमेजिन करो एक इंसान है जिसको हेलुसिनेशंस आ रहे हैं, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, डिल्यूजन्स आ रहे हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट के बाद उसके हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बट साथ में ही उस इंसान के इमोशंस कम हो जाते हैं, उसका फोकस कम हो जाता है, टूटने लगता है और उसकी आंखों में वो लाइफ नहीं रह जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया के अराउंड 96% पेशेंट्स ट्रीटमेंट के बाद भी रेजिडुअल सिम्टम फेस करते हैं, यानी कि हेलुसिनेशंस आपकी कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है कह सकते हैं, बट साथ में लाइफ की जो उम्मीद होती है, लाइफ में जो इमोशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें भी कम हो जाती हैं। सवाल ये है कि प्रॉब्लम डिजीज़ में है या सोल्यूशन में है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो डिजीज़ में होती ही है, बट प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस में भी होते हैं कई बार। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में। हमको ऐसा लगता है या हमने ऐसे मान लिया है कि ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, जैसे इसका मतलब पूरा का पूरा मतलब ही सिर्फ हेलुसिनेशंस और डेल्यूजन्स हों। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक डोपामाइनर्जिक डिसरेगुलेशन सिंड्रोम हो, साइकोसिस सिर्फ एक सिम्टम हो, एक वार्निंग सिम्टम, एक वार्निंग साइन, और इसकी जो असली प्रॉब्लम है वो डोपामिन के डिस्ट्रीब्यूशन में हो। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नई हिपोथेसिस रखने वाला हूँ जो शायद स्किज़ोफ्रेनिया को कम्प्लीटली नए एंगल से देखने में मदद करेगी, और मैंने इसका नाम रखा है दी डुअल पाथवे रीडिस्ट्रीब्यूशन हिपोथेसिस। मेरे अकॉर्डिंग स्किज़ोफ्रेनिया सिर्फ साइकोसिस नहीं है, और इसको अगर हम कनेक्ट करें डोपामिनर्जिक डिसरेगुलेशन सिंड्रोम से तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है वो प्रॉब्लम नहीं है, इसका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। और अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा न्यूरो साइंस समझते हैं। डोपामिन ना ऐसे ही रैंडमली काम नहीं करता है। हमारे ब्रेन में कुछ पाथवेज़ होते हैं जिनका स्पेसिफिक काम होता है, और दो मेजर पाथवेज़ का मैं बता दूं। एक है मीज़ोलिम्बिक पाथवे और एक है मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे। ये दोनों क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। ये पाथवे इमोशन से कनेक्टेड होता है, इंपॉर्टेंस रिकग्निशन से और रिवॉर्ड परसेप्शन से कनेक्टेड होता है। अब इसको सीधा सीधा समझें तो इसका ये मतलब है कि ब्रेन किस चीज़ को इम्पॉर्टेंट समझेगा, किस चीज़ पे किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये सारी चीज़ों को हैंडल करता है। अब प्रॉब्लम तब होती है जब यहाँ पे जो डोपामिन की जो स्टेट है वो हाइपर डोपामिनर्जिक स्टेट में आ जाती है, यानी कि डोपामिन एक्सेसिवली यहाँ पे आने लगता है। अब जो आपके रैंडम थॉट्स होते हैं ना, उसमें भी उसको भी हमारा जो ब्रेन है वो मीनिंगफुल समझने लगता है। नॉर्मल साउंड्स भी अनयूजुअल लगने लगते हैं, आपको हेलुसिनेशंस आ सकते हैं, डिल्यूजन्स आ सकते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं जिसे हम साइकोसिस बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हमें उस टाइम पे स्टार्ट होने लगेंगी। लेकिन स्टोरी का दूसरा जो पार्ट है ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे। यहाँ पे क्या होता है ना, हाइपोडोपामाइनर्जिक स्टेट हो जाता है, यानी कि आपका जो डोपामिन है वो कम हो जाता है यहाँ पे। और मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे जो है वो कनेक्टेड होता है हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से, यानी कि ये तो हमारे डिसीजन मेकिंग का सेंटर है। फोकस, मोटिवेशन, प्लानिंग, इमोशनल रेगुलेशन, वर्किंग मेमोरी, ये सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। अब एक साइड में जो ब्रेन है वो ओवर एक्टिव होता है, और एक साइड में हम इसी को देखते हैं कि ये अंडर एक्टिव हो जाता है। अब मेरी थियरी के हिसाब से साइकोसिस एक विजिबल सिम्टम हो सकता है, बट अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो इमोशनल सफरिंग, लैक ऑफ मोटिवेशन, कॉग्निटिव डिक्लाइन, ये सारी जो चीज़ें हैं शायद डोपामिन रीडिस्ट्रीब्यूशन फेलियर का ही रिजल्ट है। अब करंटली जो ट्रीटमेंट हो रही है या काफ़ी टाइम से जो ट्रीटमेंट चलती आ रही है वो ये है कि एंटी साइकोटिक मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, जो करता क्या है हमारे जो डोपामिन D2 रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करता है। मतलब ये चीज़ ऑनेस्टली काम भी करती है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है। हेलुसिनेशंस भी कम होते हैं, आपके डिल्यूजन्स भी कम होते हैं, आपको आवाज़ें सुनाई कम देती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो दवाएं हैं वो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन काम भी करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं तो स्टार्ट होती है। हम जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो डोपामिन को ब्लॉक करती है, कम करती है, रिड्यूस कर देती है हमारे ब्रेन के ओवरऑल एरिया से। ऐसा नहीं है कि वो जो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है वो मीज़ोलिम्बिक एरिया से ही ब्लॉक कर रही है, वो ओवरऑल ब्लॉक कर रही है, और यहीं पे ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मीज़ोलिम्बिक पाथवे का एक्सेसिव डोपामिन तो कम हो गया, बट मीज़ोकॉर्टिकल एरिया जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स था उसका क्या, वहाँ पर पहले से ही डोपामिन की डिफिशियंसी थी, अब वो और भी कम हो चुकी है। मतलब डिफिशियंसी नहीं,
डोपामिन कम हो चुका है। और शायद यही वजह है कि 96% जो पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है, उनको हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी रेजिडुअल सिम्टम फेस कर रहे हैं। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर मेरी जो हिपोथेसिस है वो थोड़ी अलग डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग डोपामिन को डिस्ट्रॉय करना एक इशू नहीं है, बस उसके फ्लो को समझना है हमें। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर डोपामिन की क्वांटिटी प्रॉब्लम नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो मेरी हिपोथेसिस का कोर आइडिया सिंपल है कि हमें डोपामिन को ख़त्म नहीं करना है, हमें उसको ब्लॉक नहीं करना है, उसमें रेजिस्टेंस डालना है। जो D2 रिसेप्टर्स हैं हमारे, वहाँ पे रेजिस्टेंस डालना है और उसके फ्लो को समझना है। और इसी कॉन्सेप्ट को मैंने नाम दिया है द डुअल पाथवे रीडिस्ट्रीब्यूशन हिपोथेसिस। प्रॉब्लम शायद ये हो सकती है कि जो हमारा डोपामिन है वो गलत जगह एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी कि अगर हम ध्यान दें मेसोलिम्बिक एरिया में हाइपर डोपामाइनर्जिक स्टेट हो जाता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में हाइपोडोपामाइनर्जिक स्टेट। और अगर हम स्पेसिफिकली मेसोलिम्बिक पाथवे में डोपामिन की जो एक्टिविटी है उसको इंटेलिजेंटली रेगुलेट करें, तो शायद जो डोपामिन है वो नेचुरली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जा पाए। तो सिंपल वर्ड्स में हमें डोपामिन को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उसको सही रास्ता दिखाना है। जैसे सपोज करो एक सिटी है और किसी एक रास्ते पे कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक आ जा रहा है, तो हम पूरी सिटी को बंद नहीं करने वाले, या हम ट्रैफिक को ही नहीं हटा देंगे कि अब कोई गाड़ी ही यहाँ नहीं आ सकती है। नहीं, हम उसके ट्रैफिक को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और मेरी हिपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर ट्रीटमेंट हो वो सप्रेशन बेस्ड ना हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मेरी हिपोथेसिस सही डायरेक्शन में जा रही है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। इस डायरेक्शन में दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, एक है कीमोजेनेटिक्स और एक है न्यूरोमॉड्यूलेशन। दोनों को एक एक करके समझते हैं। अब न्यूरोमॉड्यूलेशन को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। जो न्यूरोमॉड्यूलेशन है वो ब्रेन की एक्टिविटी को टारगेटेड वे में रेगुलेट करता है। मतलब इमेजिन करो अगर हम सिर्फ मेसोलिम्बिक एरिया की जो डोपामिन की हाइपर एक्टिविटी है सिर्फ उसको कंट्रोल और रेगुलेट कर पाएँ, तो हम सिर्फ हेलुसिनेशंस को कम नहीं करेंगे, हम उसके नेगेटिव सिम्टम्स को भी ख़त्म कर सकते हैं। और न्यूरोमॉड्यूलेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है इस सिचुएशन में, क्योंकि न्यूरोसाइंस ऑलरेडी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रही है और इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है कीमोजेनेटिक्स का। इसको समझ लेते हैं कि ये कीमोजेनेटिक्स क्या चीज़ है। ये एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जहाँ पे जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उसको एक स्पेसिफिक रिसेप्टर दे दिया जाए और उस रिसेप्टर को कंट्रोल करने के लिए एक केमिकल दिया जाए। मतलब पूरे ब्रेन को सप्रेस करने की जगह पे हम सिर्फ उस स्पेसिफिक जगह को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कीमोजेनेटिक्स के थ्रू हम मेसोलिम्बिक पाथवे में स्मार्ट लॉक लगा सकते हैं और जो हाइपर एक्टिविटी है उसको केमिकल्स के थ्रू सिर्फ उसी एरिया को टारगेट करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ना ही पूरा डोपामिन सिस्टम ब्लॉक होगा और ना ही हमें इमोशनल सफरिंग देखने को मिलेगी पेशेंट्स के अंदर। और मेरे अकॉर्डिंग फ्यूचर साइकेट्री का डायरेक्शन इस तरफ जा सकता है जिसमें सप्रेशन कम हो, प्रिसीजन ज़्यादा हो। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया का जो ट्रीटमेंट है उसका गोल सिर्फ साइकोसिस को चुप कराना नहीं होना चाहिए, हमें नेगेटिव सिम्टम्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मेरी जो हिपोथेसिस है, मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमें पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव सिम्टम्स पे भी फोकस करना चाहिए। इसको सिर्फ एक साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं समझना चाहिए। तो ये थी मेरी दी डुअल पाथवे रीडिस्ट्रीब्यूशन थियरी।